हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम शंकु के बारे में और पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, यदि शंकु का शीर्ष मूल बिंदु होता है तो प्राप्त होने वाला शंकु का समीकरण चर x, y, z में दो घात का एक समघात फलन होता है। एक समघात फलन होता है। ठीक है, तो वो जो आप उस केस में इक्वेशन ऑफ कौन लिखोगे वो कैसा होगा? इस केस में जो समीकरण होता है वो कैसा होता है? वो होता है ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2f yz प्लस 2gzx प्लस 2hxy बराबर 0। ठीक है, ये आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब फिक्स होता है कि अगर किसी शंकु का आपके पास वर्टेक्स क्या मिल जाए, मूल बिंदु 0 0 0 मिल जाए, तो उस स्थिति में जो जनरल इक्वेशन ऑफ कौन प्राप्त होगा वो आपका कैसा होगा? एक्स वाई जेड चरों में समघात फलन होगा। अब आपके सामने ये प्रॉब्लम होगी कि समघात फलन क्या होते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, समघात फलन को कैसे चेक करोगे? आप ये देखिए, ये जो आपने इक्वेशन लिखा है ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2f(yz) प्लस 2gzx प्लस 2hxy बराबर 0। ठीक है, तो आप बताओ इसमें देखो a b c 2f 2g 2h ये सब तो कैसे हैं? कांस्टेंट है। ये सब तो कैसे हैं? कांस्टेंट है। a b c 2f 2g 2h ये तो सब क्या है? कांस्टेंट, अचर है। ओके, लेकिन ये जो x y z है ये क्या है? वेरिएबल्स हैं, चर है। क्या है? वेरिएबल्स है। तो मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट टर्म में x y z की घात कितनी है? दिस फर्स्ट टर्म क्या है? ax²। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? y0 इंटू z0। तो आप बताइए, फर्स्ट टर्म जो ax² है उसमें x y और z की टोटल घात कितनी है? तो x की घात तो कितनी है? 2 है। y की कितनी है? 0 है। z की कितनी है? 0 है। तो फर्स्ट टर्म में x y z तीनों की टोटल घात कितनी है? 2 है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट टर्म में जो x y z की घातों का सम है वो कितना है? 2 है। बताओ सेकंड टर्म में x y z की घातों का सम फिर से कितना आएगा? 2 आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड टर्म है by²। इसे आप क्या लिखना पसंद करोगे? b इंटू x0 y² z0। तो यहाँ x की घात कितनी है? 0, y की घात कितनी है? 2, z की घात कितनी है? 0। तीनों का सम करोगे तो कितनी घात आ रही है? 2 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ भी 2, यहाँ से भी 2। यहाँ देखिए 2f तो क्या है? कॉन्स्टेंट। एक्स वाई जेड की घात मतलब आपके पास टर्म क्या बन रही है? 2f(y)z। तो यहाँ इसको आप कैसे लिख सकते हो? x0 के साथ लिख सकते हो। तो y की घात तो कितनी है? 1, z की घात कितनी है? 1 और x की घात कितनी है? 0। तो टोटल सम क्या होगा इन घातों का? 1 + 1 = 0। तो दैट इज 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी टोटल एक्स वाई जेड की घात कितनी है? 2। यहाँ भी कितनी मिलेगी? 2। यहाँ भी कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। तो मतलब एक ऐसा पद, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके प्रत्येक पदों में एक्स वाई जेड चरों की घात एक फिक्स नंबर होती है, तो वो आपका कैसा होगा? समघात फलन होगा। तो इस समय यहाँ पे घात का सम कितना आ रहा है एक्स वाई जेड का? प्रत्येक पद में 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 2 घात का एक समघात फलन होगा। किन चरों में? एक्स वाई और जेड में।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो होपफुली आप इसे समझे होंगे, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या समझे आप कि अगर शंकु का शीर्ष कैसा हो, मूल बिंदु हो, तो उस स्थिति में प्राप्त होने वाला जो समीकरण होता है वो हमेशा कैसा होता है, समघात समीकरण होगा। कौन से वेरिएबल्स में, एक्स वाई जेड में, और कितनी घात का होगा, 2 घात का होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही बताना था जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या, यदि x माइनस 0 अपॉन एल, y माइनस 0 अपॉन एम, z माइनस 0 अपॉन एन, शंकु ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई बराबर 0 की जनक रेखा है, तो जनक रेखा है तो ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस, देखिए 2f(y)z है तो दैट इज 2f(y)z मतलब m इंटू एन प्लस 2g zx है तो zx का मतलब n इंटू एल और 2h(xy) दैट इज l इंटू एम बराबर 0 होता है। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी का, कि अगर आपके पास मूल बिंदु से गुजरने वाले शंकु का समीकरण है तो उसकी जो जनक रेखा होगी वो हमेशा x माइनस 0 अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस 0 अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस 0 अपॉन जैसी होगी, जिसमें डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी, एल एम एन। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है वो हमेशा शंकु के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, मतलब x की जगह एल, y की जगह m और z की जगह n रखने पे आपको ये रिजल्ट हमेशा ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिशन के हिसाब से आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो अब आज की क्लास में हम एनवेलोपिंग कोन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपने सिलेंडर में पढ़ा था ना, एनवेलोपिंग सिलेंडर। ठीक है, तो सिर्फ डेफिनेशन में क्या अंतर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब कोन की डेफिनेशन आपने पढ़ी है तो एक मूविंग वेरिएबल लाइन होती है, ठीक है, जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से गुजरती है, तो वो तो क्या होता है, उसका वर्टेक्स होता है, और साथ में किसी दिए गए कर्व को इंटरसेक्ट करती है या स्पर्श करती है। अगर वो सिर्फ स्पर्श करे, वो मूविंग स्ट्रेट लाइन किसी फिक्स पॉइंट से जो गुजरे, वो अगर सिर्फ कर्व को क्या करे, स्पर्श करे, ठीक है, तो उस स्थिति में जो आपके पास कोण मिलेगा वो कैसा होगा, एनवेलोपिंग कोण होगा, अनुलोपी शंकु होता है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसका जनरल इक्वेशन सिलेंडर के लिए स्फीयर के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आपको देखना है। ठीक है, एनवेलोपिंग कोण, अनुलोपी शंकु। ठीक है, तो पहले तो आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, क्या लिखेंगे आप इसके लिए। एक नियत बिंदु से, या सॉरी नियत मत लिखो इसे आप, ज़्यादा टफ हो जाएगा। किसी
दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तथा किसी दिए गए वक्र को स्पर्श करने वाली रेखाओं से जनित पृष्ठ अनुवलोपी शंकु कहलाता है। जैसे आपके पास कोई क्या है, एक सरफेस दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बाहर आपका कोई एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, जहाँ से इसकी जनरेटिंग लाइंस गुजरेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह की लाइंस, इन लाइन से जनरेटेड सरफेस, देखो ये इसे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसे स्पर्श करती हुई गुजर रही है, ठीक है। फील कीजिए आप डायग्राम को, ठीक है। तो इस स्थिति में जो आपके पास जो कोण मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, अनुवलोपी शंकु मिलेगा, एनवलोपिंग कोण मिलेगा, ठीक है। अब आप इसका समीकरण फाइंड आउट करना चाहोगे, ठीक है। तो जैसे आपने सिलेंडर को जब आपने स्टडी की थी तो वहां पे आपने एक स्फीयर के लिए एनोलॉपी सिलेंडर फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पर भी हम एक किसी स्फीयर के लिए एनोलॉपी कोण को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल है आपके पास हेडिंग है आपकी, ये आपका आर्टिकल है, ठीक है ना। देखिए, गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर के अनुवलोपी शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा है। स्टूडेंट्स याद कीजिए, जब आपने जो वर्क सिलेंडर के लिए किया था सेम ऐसा का ऐसा यहाँ पे करना है, बस वहां पे सिलेंडर के लिए वर्ड यूज हो रहा था, यहाँ किसके लिए होगा, कौन के लिए यूज होगा, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, अगर आप इसे डायग्राम के हिसाब से देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास एक्चुअल में एक सिलेंडर है, यहाँ पे आपके पास एक्चुअल में एक स्पीयर है, क्या है, एक स्पीयर है, ये मान लो आपका स्पीयर है 3D में, ठीक है, ओके। तो अब आपको एक ऐसे कोण का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसकी जनक रेखाएं इसको क्या है, स्पर्श करती हुई गुजरे, जिसकी जनक रेखाएं इसको स्पर्श करते हुए गुजरे। तो ये जो डॉट डॉट लाइनें हैं, ये इसकी क्या है, जनक रेखाएं हैं, ध्यान रखना, जो इसके सरफेस को टच करती हुई गुजर रही है, ठीक है। आप ठीक है, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे, ओके। और इधर तो ये आपका इस तरह से, मतलब इसको स्पर्श करते हुए गुजरेंगी,
इस स्फीयर को, ठीक है। तो इसका इक्वेशन, इस स्फीयर के लिए इस अनुलोपी शंकु का आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है वो आप लिखते जाइए, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि गोले का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपके गोले का समीकरण है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए, ठीक है। अब आपको पता है कि आप शंकु को फाइंड आउट करने जा रहे हो, तो शंकु की जनक रेखा होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि शंकु का शीर्ष, इसके बारे में आपको बताया गया है, क्या है, शंकु का शीर्ष है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और जैसे ही आपके पास शीर्ष का पता चल जाए तो आपको क्या लिखना है, शंकु की जनक रेखा का समीकरण, अतः शंकु की जनक रेखा का समीकरण, ठीक है, क्या होना चाहिए, x माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन, ठीक है। और अगर इस लाइन पे आपको किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो इसके बराबर में आप k मान सकते हो, ठीक है। और इसे इक्वेशन नंबर थर्ड कह दीजिए, ठीक है, जहां LMN क्या है, LMN जनक रेखा की दिक् को जाए, जनक रेखा की दिक् को जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, दिक् को जाए है। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास जनक रेखा का समीकरण है, यहाँ से आप एक्स वाई जेड के मान निकाल सकते हो। जैसे आपके पास जनक रेखा का समीकरण क्या है, एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन, यही तो है। और इसके बराबर में आपने क्या माना है कि, तो आप फर्स्ट को और लास्ट से, मतलब एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल किसके बराबर ले सकते हो, के बराबर, वाई माइनस बीटा अपॉन एम किसके बराबर ले सकते हो, के बराबर, जेड माइनस गामा अपॉन एन किसके बराबर ले सकते हो, के बराबर। तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा, यहाँ से आपको y मिल जाएगा, यहाँ से आपको z मिल जाएगा। तो बताइए x क्या होगा, x होगा एल के प्लस एल्फा, और y क्या होगा एम के प्लस बीटा, और z क्या होगा एन के प्लस गामा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो जनक रेखा का समीकरण है वहां से किसके मान निकाल रहा हूँ, एक्स वाई जेड के, ठीक है। तो इसे रफ कर देते हैं, देखिए, अतः जनक रेखा से, जनक रेखा के समीकरण से क्या होगा, समीकरण से एक बिंदु आपको मिलेगा जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होंगे, लेकिन एक्स की जगह आपके पास क्या होगा, एल के प्लस एल्फा होगा, वाई की जगह होगा एम के प्लस बीटा होगा, अभी आपको कैलकुलेट करके बताया था रब करने से पहले, और एन के प्लस गामा होगा, ठीक है। तो अतः जनक रेखा के समीकरण से बिंदु एल के प्लस एल्फा, एम के प्लस बीटा, एन के प्लस गामा, जो किसी न किसी के लिए गोले के समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जनक रेखा गोले को स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो आपका क्या काम है कि जो एक्स वाई जेड मिले हैं इनको कहाँ यूज करोगे, गोले के समीकरण में, अर्थात संतुष्ट करने का मतलब
एक्स की जगह आप रख दीजिए एल के प्लस एल्फा स्क्वायर हो जाएगा, वाई की जगह एम के प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और जेड की जगह एन के प्लस गामा का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर चल रहा है। बोलो आएगा या नहीं आएगा? यही आएगा। तो इसे आप इक्वेशन नंबर कौन सी कहोगे? इसे आप इक्वेशन नंबर, देखो 3 आ गई थी, तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी स्टूडेंट्स। कौन सी हो जाएगी? 4। ठीक है, तो ये आपको एक इक्वेशन मिल गई किसमें? एल एम और एन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जनक रेखा का समीकरण क्या है? एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन बराबर के माना था। ठीक है, तो अभी तो आपने थोड़ी देर पहले यहाँ से किसके मान निकाले थे? एक्स वाई जेड के। ठीक है ना, क्यों ना यहाँ से आप एल एम एन के मान भी तो फाइंड आउट कर सकते हो। तो एल का मान क्या हो जाएगा? एल का मान हो जाएगा एक्स माइनस एल्फा अपॉन के। एम का मान बताइए क्या हो जाएगा? एम का मान हो जाएगा वाई माइनस बीटा अपॉन के, और एन का मान क्या हो जाएगा? जेड माइनस गामा अपॉन के। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जनक रेखा के समीकरण से किसके मान फाइंड आउट कर लूंगा? एल एम और एन के, और वो एल एम एन के मान कहाँ यूज करूंगा? इक्वेशन नंबर 4 में। कहाँ पे यूज करेंगे? इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, तो आप देखिए, अच्छा इसको अभी आप जैसे ये आप इक्वेशन है ना, गोले के समीकरण में रखने पे जो इक्वेशन नंबर 4 मिली है, इसमें जैसे के आ रहा है, ठीक है, तो के को क्या करोगे, एक बार आप इस ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए तो देखो क्या मिलेगा? एल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल्फा एल के, फिर क्या मिलेगा? एल्फा स्क्वायर। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या मिलेंगी? एम स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ट्वाइस बीटा एम के, और फिर क्या मिलेगा? बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी स्टूडेंट्स? एन स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस गामा एन के, और प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बोलो ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब याद कीजिए वहां क्या किया था सिलेंडर के इक्वेशन में, मैंने इसको के में क्वाड्रेटिक बनाया है। के में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है ना, तो आप के स्क्वायर कलेक्ट कीजिए तो देखो के स्क्वायर एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, तो कलेक्ट कीजिए। तो के स्क्वायर कलेक्ट करोगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसके मल्टीपल में क्या आ जाएगा? के स्क्वायर। ठीक है, अब आप के कोफिशिएंट्स कलेक्ट कीजिए, तो के कोफिशिएंट यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, और यहाँ पे हैं। ठीक है, तो कलेक्ट कीजिए। के कोफिशिएंट कलेक्ट करेंगे आप तो आपको 2 एल्फा एल प्लस बीटा एम प्लस गामा एन, ठीक है, और ये पूरा मल्टीपल है किसके साथ? के साथ, ये मिलेगा। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म्स का ब्रैकेट्स बना लीजिए। तो कांस्टेंट टर्म में देखो यहाँ से क्या है? अल्फा स्क्वायर, यहाँ से क्या है? बीटा स्क्वायर, यहाँ से क्या है? गामा स्क्वायर, और एक राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर और चल रहा है। तो कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा इस के में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? ये मिलेगा आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, जो के में एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो समीकरण सेकंड है, जनक रेखा का समीकरण, समीकरण सेकंड में जनक रेखा का समीकरण, जनक रेखा का समीकरण गोले को स्पर्श करता है, गोले को स्पर्श करती है, अतः इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दें। अतः समीकरण 5 से के 2 मान समान होने चाहिए। स्पर्श करने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए, होने चाहिए। तो देखिए, अर्थात आपने छोटी क्लास में पढ़ा है
जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स में, ठीक है ना। अब मान लो इसके दो रूट समान है, दो एक्स के मान समान आ रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, किसके लिए, इक्वल रूट्स के लिए, ठीक है ना। तो वही फैक्ट यहाँ पे यूज करेंगे। अभी अपने पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस में आ रही है, के में आ रही है, किस में आ रही है, के में, ठीक है। तो अब ये के में आ रही है और जनक रेखा इस गोले को क्या स्पर्श कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ से जो के मान मिलेंगे वो आपको इक्वल मान मिलेंगे। तो इसका मतलब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डिस्क्रिमिनेंट को यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। अब देखो आपके पास अभी जो इक्वेशन है उसमें के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, उसमें अभी के स्क्वायर का कोफिशिएंट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, और के का कोफिशिएंट ये है और कांस्टेंट टर्म ये है। तो इसमें बी तो क्या है, बी है आपके पास ट्वाइस अल्फा एल प्लस बीटा एम प्लस गामा एन, ठीक है। तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मतलब के स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो इस समय क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, ठीक है। और सी का मतलब कांस्टेंट टर्म इक्वेशन नंबर 5 में, तो वो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसे फर्दर सोल्व करेंगे आप, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपके पास 4 मल्टीपल ऑफ अल्फा एल प्लस बीटा एम प्लस गामा एन होल स्क्वायर, और यहाँ से माइनस का 4, और ये आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मल्टीपल ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास अल्फा एल प्लस बीटा एम प्लस गामा एन होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मल्टीपल ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एल के मान और एल और एम एन के मान कहाँ से फाइंड आउट करोगे, जनक रेखा से। तो जनक रेखा क्या थी, x माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन इक्वल टू के माना था। तो यहाँ से आप किसके मान फाइंड आउट कर लो, एल के, एम के और एन के। तो बताओ एल क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा आपके पास x माइनस एल्फा अपॉन के, एम बताइए क्या आ जाएगा, y माइनस बीटा अपॉन के, और एन बताइए क्या आ जाएगा, जेड माइनस गामा अपॉन के, ठीक है। तो इस फैक्ट का यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं इस इक्वेशन में एल एम एन के मान रख रहा हूँ, ठीक है। तो समीकरण सेकंड से एल इक्वल्स टू एक्स माइनस एल्फा अपॉन के, एम इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन के, और एन इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन के मान समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है। तो रख दीजिए। तो देखो एल्फा, एल्फा तो ऐसे कैसे, अब यहाँ पे क्या रखोगे, एल का मान, तो एल का मान क्या है, एक्स माइनस एल्फा अपॉन के, ठीक है, प्लस बीटा आपका ऐसे कैसे, और यहाँ पे क्या रखोगे, वाई माइनस बीटा अपॉन के, और एल्फा बीटा गामा एन, एन कितना है, एन है आपके पास स्टूडेंट्स जेड माइनस गामा अपॉन के, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस साइन, ठीक है। पहला जो ब्रैकेट है उसमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लिख दीजिए एक्स माइनस एल्फा अपॉन, इसको मैं सेपरेट लिखूं, स्पेस की कमी आएगी अदरवाइज, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से माइनस ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए एल स्क्वायर, एल स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस एल्फा अपॉन के स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा अपॉन के का होल स्क्वायर
प्लस जेड माइनस गामा अपॉन के होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका हुआ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में है किसके साथ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ इक्वल टू में 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जरा, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप एक चीज देख सकते हो, जैसे यहाँ पे वन, इस पूरे ब्रैकेट में 1 की, यहाँ से 1 की, यहाँ से 1 की, ठीक है, उसको आप कॉमन लीजिए, बाहर ले आइए ब्रैकेट से। तो बाहर जैसे ही ब्रैकेट से बाहर लाओगे तो 1/k² आएगा, क्योंकि ऊपर इसका क्या बैठा क्या हो रखा है, स्क्वायर हो रखा है। तो यहाँ से 1/k² आएगा, और यहाँ से देखो 1/k², 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 ठीक है ना। तो 1/k² थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/k² को अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा x माइनस अल्फा प्लस बीटा y माइनस बीटा प्लस गामा z माइनस गामा, ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर, और फिर माइनस साइन लगाओगे तो ये क्या बचेगा, x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर प्लस z माइनस गामा स्क्वायर, और मल्टीपल में क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन मिला है कब, जब आपने एल एम और एन के मान जनक रेखा से इक्वेशन नंबर 6 में रखे हैं। तो जो अनुवलोपी शंकु का अभिष्ट समीकरण है, ठीक है, यही आपका क्या है, एनवलोपिंग कोन का रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जैसे फॉर्मूला आप देख रहे हो, तो इसमें इसको याद रखना बड़ा टफ है। ठीक है, कॉम्पिटिशन वगैरह में आ जाए इस तरह की प्रॉब्लम, ठीक है, डायरेक्ट आपको आंसर्स वगैरह लिखने हो, ऑप्शंस मैच कराने हो, तो फिर आप कैसे करोगे। ठीक है, तो उसको याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। उपरोक्त समीकरण को याद रखने के लिए निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है, मतलब इन ब्रैकेट्स वगैरह को आप ओपन वगैरह करोगे ना, तो वो कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा, जो आपको याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इजी रहता है। तो इसे आप बताइए, आपके पास आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हो, एनवलोपिंग कोन का समीकरण, अनवलोपी शंकु का समीकरण। ठीक है, किसके लिए, स्फीयर के लिए, गोले के लिए। तो सबसे पहले गोले का समीकरण लिख लीजिए क्या है। ठीक है, तो गोले का समीकरण क्या दे रखा है आपको, गोले का समीकरण दे रखा है x² प्लस y² प्लस z²। क्या दे रखा है, x² प्लस y² प्लस z² माइनस, अच्छा बराबर में a² था, तो गोले का समीकरण इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये तो गोले के समीकरण से टर्म आ गई। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, वर्टेक्स दे रखा था आपको, किसका, कौन का, क्या दे रखा था, अल्फा बीटा गामा। आपको पता है कि वर्टेक्स से कौन गुजर रहा है, जनरेटिंग लाइन। कौन गुजर रही है, जनरेटिंग लाइन। ठीक है, और जनरेटिंग लाइन किसको टच कर रही है, इस स्फीयर को। ठीक है ना, तो एक्स वाई जेड की जगह आप क्या रख दीजिए, अल्फा बीटा गामा। तो टर्म क्या बनेगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस a²। ठीक है, इक्वल्स टू में, अब देखो यहाँ से तो
एक्स पिक कीजिए, यहाँ से अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा अल्फा एक्स। सेकंड से क्या पिक कीजिए वाई, और यहाँ से क्या पिक कीजिए बीटा, तो ये आपका बीटा वाई बन जाएगा। और यहाँ से क्या पिक कीजिए जेड, और यहाँ से क्या पिक कीजिए गामा, तो ये आपका गामा जेड बन जाएगा। और यहाँ से ए पिक कीजिए और यहाँ से ए पिक कीजिए, तो ये आपका माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, एक तो आप अभी थोड़ी देर पहले जो इक्वेशन देख रहे थे, इसको याद करने की कोशिश करें, ये बड़ा टफ है। लेकिन अगर आपके पास स्फीयर के लिए आप एनवेलोपी कौन को लिखना चाह रहे हैं, तो एक आप इसको देखिए। ठीक है, तो कौन सा जल्दी याद होगा, इस सेकंड वाला फॉर्मेट आपको जल्दी याद होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया आपने, लेफ्ट हैंड साइड में स्फीयर का इक्वेशन लिखा, उसको अल्फा बीटा गामा से सेटिस्फाइड कराया है, और राइट हैंड साइड में इनके दोनों ब्रैकेट्स के पहले पहले टर्म्स के प्रोडक्ट को लिखा है। जैसे यहाँ से x उठा लिया, यहाँ से अल्फा, तो अल्फा एक्स, फिर प्लस साइन y बीटा, फिर z गामा, और माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। तो याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस ये जो अभी इक्वेशन मिला है थोड़ी देर पहले आपको, उसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास आर यू एग्जाम में आता है तो आपको प्रोसेस से ऐसे ही सोल्व करना है। कहीं कॉम्पिटिशन वगैरह में आपको जल्दी आंसर फाइंड आउट करना है, तो फिर आप उसे इस नोट की हेल्प से लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स।